हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग विद्या क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं कक्षा 10वीं की। और इसमें अभी जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वो है विज्ञान। और इसमें जो चैप्टर चल रहा है वो है जैव प्रक्रम, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हो चुका है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो चुका है। और अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में भी एक क्वेश्चन से लेकर के 10वां क्वेश्चन तक हो गया है। तो अब हम लोग 11वें क्वेश्चन से देखेंगे। तो आइए देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम वीडियो को जैसे ही अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि यकृत के प्रमुख कार्य बताइए। यकृत मतलब क्या? हमारा लीवर। तो लीवर के प्रमुख कार्य बताना है। और मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि हमारा लीवर। लेकिन फिर और क्या बताना है? उसके कार्य का वर्णन करना है हमें। फिर एक और क्वेश्चन है कि यकृत क्या है, इसके 3 मुख्य कार्य बताइए। यानी लीवर क्या है और इसके 3 मुख्य कार्य बताइए। तो लीवर पे आधारित यानी कि यकृत पे आधारित ये 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, आंसर हमें कैसे लिखना है, इसका कार्य कैसे बताना है, आइए इसको विस्तार से देख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जो कि हल्के पीले रंग के पित्त रस का निर्माण करती है। यानी कि हमारा लीवर किसका निर्माण करता है? पित्त रस का। तो लीवर तो निर्माण करता है पित्त रस का, लेकिन पित्त रस स्टोर कहाँ पे होता है? तो वो स्टोर होता है पित्ताशय में। यानी निर्माण यकृत में और स्टोर पित्ताशय में होता है। और ये काम क्या करता है पित्त रस? ये जो भोजन आता है अमाशय से छोटी आंत में, वो भोजन अम्लीय होता है, तो उसको क्षारीय माध्यम प्रोवाइड कराता है, भोजन को क्षारीय बनाता है, ताकि छोटी आंत अच्छे से उसको पचा ले। क्यों? क्योंकि छोटी आंत अम्लीय भोजन नहीं पचाता है, वो कहता है कि हमको क्षारीय भोजन चाहिए, तभी हम उसको पचाएंगे, वरना नहीं पचाएंगे, जाओ ऐसे ही अधपचे ही रहो। तो इसलिए क्या होता है, पित्तरस उसको क्या करता है, क्षारीय माध्यम में बदल देता है, तो भोजन छोटी आंत आसानी से पचा लेता है। आइए यकृत के कार्य देखते हैं। तो यकृत के कार्य में हम लोग देखेंगे, नंबर 1 पॉइंट देखेंगे कि यकृत का क्या कार्य होता है। तो यकृत कोशिकाएं हिपेरिन नामक पदार्थ का स्राव करती हैं, जो कि रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। तो यकृत क्या करता है? यकृत में जो कोशिकाएं होती हैं, यकृत कोशिकाएं वो हिपेरिन नामक पदार्थ का स्राव करती हैं, यानी कि हिपेरिन नामक पदार्थ को पैदा करती हैं, जो कि उसको बहाती हैं, जो कि रुधिर वाहिनियों यानी हमारे जो ब्लड, रक्त की जो नलिकाएं हैं, उनमें जो ब्लड दौड़ रहा है उसको जमने से रोकता है। क्यों? क्योंकि अगर जमने से अगर उसको नहीं रोकेगा तो ब्लड अगर जम जाएगा तो फिर ब्लड फ्लो नहीं होगा, और जब ब्लड फ्लो नहीं होगा तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा? मर जाएगा। नंबर 2 पे देखते हैं, अमाशयिक रस, यानी हमारे जो अमाशय से जो रस निकलता है, यानी कि जठर रस निकलता है अमाशय से, तो अमाशयिक रस के अम्ल को प्रभावहीन करने के लिए यह पित्त बनाता है और भोजन को क्षारीय बनाता है। तो अभी इसके बारे में हमने बताया था कि ये क्या करता है, पित्त क्या करता है, छोटी आंत में जो भोजन जाता है वो छोटी आंत क्या करता है, उसको क्षारीय माध्यम में चाहिए भोजन। तो ये पित्त रस क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है, उसके अम्लीय प्रभाव को खत्म कर देता है। नंबर 3 पे क्या है, यह पचे हुए अवशोषित प्रोटीन को पेप्टोन तथा अमीनो अम्ल के रूप में संचित रखता है। यानी कि और क्या काम करता है कि जो पचा हुआ प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन को पेप्टोन और अमीनो अम्ल के रूप में संचित करता है। देखिए, अमीनो अम्ल, कई अमीनो अम्ल को मिला करके क्या बनता है? प्रोटीन।
अब 20 अमीनो अम्ल मिलेगा और बन जाएगा क्या, प्रोटीन बन जाएगा। तो अमीनो अम्ल क्या है, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। नंबर 4 पे इसके कार्य देखेंगे। यकृत द्वारा निर्मित पित्त रस वसा का पायसीकरण करता है, यानी कि हमारे जो लीवर द्वारा पित्त रस निकलता है, ये किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। तो पायसीकरण क्या है कि वसा का पाचन करना ही क्या होता है, पायसीकरण होता है। यानी कि वसा जो है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट जाता है, तो उसी को हम लोग पायसीकरण बोलते हैं। तो वसा का पाचन होता है। और क्या, नंबर 5 पे, यकृत शरीर के संचरण का 1/3 रुधिर संचरित करता है, यानी कि 1/3 ब्लड क्या करता है, संचरित करता है। नंबर 6 पे देखते हैं। नंबर 6 पे है, यह रुधिर के निर्माण में भी सहायता करता है। किसके निर्माण में, रुधिर यानी कि ब्लड, क्योंकि यकृत के अंदर लाल रुधिर कणों का संचय, निर्माण व टूट फूट आदि कार्य होते हैं। नंबर 7 पे देखते हैं, रुधिर में फाइब्रिनोजन का निर्माण होता है जो रुधिर को जमने से रोकता है। अभी देखिए, रुधिर, ये यकृत क्या करता है, हिपेरिन नामक पदार्थ को स्रावित करता है, जिससे क्या होता है, रक्त का थक्का, मतलब रक्त जमता नहीं है। वहाँ क्या होता है, रक्त जमता नहीं है। और ये फाइब्रिनोजन क्या करता है, ये रुधिर को जमाता है, मतलब जमने में सहायता करता है। तो मतलब एक ये जमने नहीं देता है और ये क्या करता है, ये जमाता है। तो ये तो दोनों बातें हो गई। तो इसमें क्या होता है कि आवश्यकता के अनुसार से होता है। देखिए, जैसे अगर हिपेरिन नहीं होगा तो रक्त जम जाएगा, और जब ज़्यादा जम जाएगा तो ब्लड फ्लो नहीं होगा, और जब फ्लो नहीं होगा तो इंसान मर जाएगा। लेकिन अगर रक्त जमेगा नहीं, अगर रक्त नहीं जमेगा तो क्या हो जाएगा कि जैसे कहीं शरीर में कट गया तो वहां से ब्लड निकलने लगा, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये ब्लड रुक जाता है, यानी कि ब्लड का थक्का बन जाता है। जैसे ब्लड यहाँ पे है, थोड़ी देर उसको दबा के रखो तो ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो वो क्यों बंद हो जाता है, क्यों, क्योंकि रक्त का थक्का बन जाता है। और अगर रक्त का थक्का नहीं बनता तो वो ब्लड कंटिन्यू निकलता ही रहता है। तो दोनों चीजें अपनी आवश्यकता के अनुसार होती हैं, जमना और न जमना दोनों ही, ये दोनों अपनी आवश्यकता के अनुसार होता है। तो ब्लड को जमने में सहायता कौन करता है, फाइब्रिनोजन। और ब्लड को जमने से कौन रोकता है, हिपेरिन। तो उसका हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है, इसको हम बताए थे यकृत में। यहाँ पे देखिए, ये है यकृत कोशिकाएं हिपेरिन नामक, यहाँ पे है ना, हिपेरिन नामक पदार्थ का स्राव करती हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, फाइब्रिनोजन कहाँ होता है, ये रुधिर यानी कि ब्लड में इसका निर्माण होता है। नंबर 8 पे देखते हैं, यकृत शरीर का भंडार गृह है, यानी कि हम लोग इसको अपने शरीर का गोदाम बोल सकते हैं। तो यकृत क्या है, शरीर का भंडार गृह है। जब पाचन के बाद रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंच जाता है तो फिर क्या होता है, ये ग्लाइकोजन के रूप में उसको संग्रहित कर लेता है। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। नंबर 9 पे देखते हैं, छोटी आंत, ग्रहणी तथा आमाशय में प्रोटीन के पाचन में बने अमीनो अम्लों को रुधिर यकृत में ले आता है। यानी कि छोटी आंत और हमारी गृहिणी और आमाशय, आमाशय मतलब क्या, हमारा पेट, उसमें जो प्रोटीन के पाचन से अमीनो अम्ल बना है उसको रुधिर कहाँ ले आता है, यकृत में ले आता है। यकृत यानी हमारे लीवर में ले आता है। रुधिर का मतलब क्या, ब्लड। आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों को यकृत द्वारा यूरिया में बदलकर मूत्र द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि फिर क्या होता है, जो अमीनो अम्ल होते हैं जो आवश्यकता से अधिक बन गए हैं उनको हमारा जो लीवर होता है यो वो यूरिया में बदल देता है, और फिर मूत्र मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर यही यूरिया हमारे शरीर से ना निकले
तो ये गठिया रोग इत्यादि का कारण बनता है। यानी कि देखिए, जैसे वृद्ध आदमी होते हैं तो उनमें गठिया रोग होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये क्या है, यूरिया के न निकलने के कारण है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, आहार नाल से संबंधित मुख्य पाचक ग्रंथियों का संक्षेप में वर्णन करते हुए उनके मुख्य कार्य बताइए। यानी कि हमें आहार नाल के बारे में बताना है, उससे संबंधित पाचक ग्रंथियों को बताना है और उसके कार्यों का हमें वर्णन करना है। तो आइए देखते हैं आहार नाल से संबंधित पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। तो ये होती हैं, जैसे ये हमारा हो गया यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया, ठीक ना, और भी हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो ही दिया गया है, तो हम लोग दो ही के बारे में देख लेते हैं। अब जैसे लार ग्रंथियां भी हैं, और ये लार ग्रंथियां हो गई और जठर ग्रंथियां हो गई, तो ये सब क्या करती हैं, पाचन में सहायता करती हैं। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग दो के ही बारे में देखेंगे। तो देखिए, आहार नाल के अंदर विभिन्न स्थानों की श्लेष्मकला में उपस्थित विभिन्न पाचक ग्रंथियां, जैसे लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, आंती ग्रंथियां यानी आंत की ग्रंथियां आदि के अतिरिक्त इससे संबंधित तथा बड़ी बड़ी दो पाचक ग्रंथियां होती हैं। तो मतलब ये सभी क्या है, पाचक ग्रंथियां जो कि भोजन को पचाने और कीटाणुओं को मारने का कार्य करती हैं। तो हम लोग दो प्रमुख देख लेते हैं, जैसे कि ये हमारा यकृत हो गया और दूसरा अग्नाशयी रस हो गया। तो यकृत में देखते हैं, नंबर एक यकृत यानी लीवर। तो ये क्या है, ये पाचन में सहायता करता है। यकृत शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। यानी कि यकृत क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा में डायफ्राम के ठीक पीछे मिसेंट्री द्वारा सधा चॉकलेटी रंग का एक बड़ा सा कोमल परंतु ठोस द्विपालित अंग होता है, ठीक है ना। और बाईं पाली काफी छोटी तथा दाईं पाली काफी बड़ी होती है। तो यकृत में क्या होता है, ये जो यकृत है हमारा, इसमें क्या होता है, इसमें पाचन होता है, इसमें निर्माण होता है किसका, इसमें पित्तरस का निर्माण होता है। और वो पित्तरस स्टोर होता है कहाँ, पित्ताशय में। सॉरी, पाचन नहीं होता है इसमें, यकृत क्या बनाता है, पित्तरस बनाता है, ठीक ना। और वो पित्तरस पाचन में सहायता करता है। अब आगे बढ़ते हैं। यह हल्की प्रशिताओं द्वारा तीन पालियों में बटी होती है। यकृत की विभिन्न पालियों में छोटी छोटी वाहिनियां निकलकर एक पित्त वाहिनी बनाती है। यानी कि इसमें से छोटी छोटी क्या निकली हुई हैं, वाहिनियां यानी कि पाइप निकली हुई हैं। और एक इसमें से कहाँ जाता है, पित्त वाहिनी में जाता है। और यह ग्रहणी में खुलती है। कहाँ खुलती है, ग्रहणी में। यकृत में एक क्षारीय रस बनता है जिसे पित्तरस कहते हैं। यह पाचन में सहायक है। ये चीज हो गया। तो अगर हम लोगों को थोड़ा सा जैसे अपने लैंग्वेज में लिखना है तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे कि यकृत क्या होता है। तो लिखेंगे कि यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें पित्तरस बनता है जो कि स्टोर पित्ताशय में होता है, लेकिन बनता कहाँ पे है, यकृत में बनता है। और यकृत में आवश्यकता से अधिक जो अमीनो अम्ल बन जाता है उसको क्या करता है, मूत्र में बदलने का कार्य करता है। यानी कि यूरिया में बदलने का कार्य करता है। और यूरिया में बदलने के बाद ये मूत्र द्वारा शरीर से हमारे बाहर आ जाता है। तो अग्नाशय की बात करें क्या होता है, तो ग्रहणी आमाशय के साथ सी आकार की रचना बनाती है। इसी के माध्यम से यकृत तथा आमाशय के पीछे स्थित मछली के आकार की कोमल एवं गुलाबी रंग की एक चपटी ग्रंथि होती है। कौन, अग्नाशय, जिसे अग्नाशय कहते हैं। यह यकृत के बाद शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यानी कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, यकृत। और उसके बाद फिर क्या होती है, अग्नाशय होती है।
इसमें दो विभिन्न प्रकार के ग्रंथिल ऊतक भाग होते हैं, बाह्यस्रावी और दूसरा क्या होती है, बाह्यस्रावी, तथा उसके बाद ये क्या होती है, अंतःस्रावी। यानी कि दो ग्रंथिल ऊतक भाग होते हैं, बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी। जिन्हें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। ठीक, अब आगे और देख लेते हैं। इस ग्रंथि में पाचन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अनेक एंजाइम वाला अग्नाशयिक रस बनता है। यानी क्या बनता है, अग्नाशयिक रस बनता है। अग्नाशय की विभिन्न पालियों से छोटी छोटी वाहिनियां उत्पन्न होती हैं, जो मिलकर अग्नाशयी वाहिनियों का निर्माण करती हैं, और फिर ये वाहिनियां पित्त वाहिनी में खुलती हैं, जो स्वयं ग्रहणी के समीपस्थ भाग से संबंधित होती हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि वसा का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है, उस पाचक रस का नाम लिखिए जो वसा के पाचन में सहायक होता है। तो ग्रहणी व छोटी आंत में किस भाग में होता है, ग्रहणी व छोटी आंत में। यानी कि वसा का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में, और कहाँ, ग्रहणी में। और छोटी आंत में भोजन का क्या हो जाता है, संपूर्ण पाचन हो जाता है। लेकिन बड़ी आंत में क्या होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है, उसमें जल का अवशोषण होता है। अब लाइपेज भोजन की वसा पर क्रिया करके उसे वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। यानी वसा किस में चेंज होता है, वसीय अम्ल में चेंज होता है और ग्लिसरॉल में चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि एंजाइम क्या है, किन्हीं दो एंजाइमों के नाम लिखकर उनके कार्य बताना है। तो देखिए, पाचन क्रिया में कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं। अगर सीधा सीधा एंजाइम की बात करें तो एंजाइम वे होते हैं जो कि पाचन में सहायता करते हैं और शरीर की हानिकारक जीवाणुओं को मारते हैं। यानी कि भोजन में जो हानिकारक जीवाणु भी आ जाते हैं उनको मारने का कार्य करते हैं और पाचन में सहायता करते हैं। तो यही एंजाइम होते हैं। और डिटेल में देखना है तो देखते हैं, पाचन क्रिया में कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिनमें कुछ सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थों का विशेष महत्व होता है। ये पदार्थ इन क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं तथा चलाते हैं। इन पदार्थों को विकर या एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम पाचक रसों में होते हैं। देखिए, एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको उत्तेजित करते हैं। यानी कि जैसे पाचन हो गया, तो पाचन में क्या करेंगे, सहायता करेंगे। कैसे सहायता करेंगे, जो इनको उत्तेजित कर देंगे, किसको, जो पाचन की क्रिया करने वाले होंगे उनको क्या कर देंगे, ये उत्तेजित कर देंगे, जिससे कि पाचन हो जाता है, पाचन तीव्र हो जाता है। जैसे देखिए, अगर बात करें जैसे कि हनुमान जी जब थे, वो समुद्र को पार करके लंका में गए थे, तो वो ऐसे ही नहीं चले गए थे, उनको, वो अपनी शक्तियों को भूल चुके थे। लेकिन और भी जितने वानरी सेना थे और भी जितने भी वहाँ पे मौजूद थे, सब लोग उनको उनकी शक्तियों को याद दिलाते हैं, यानी उनको उत्तेजित करते हैं कि आप बचपन में बहुत बड़े बड़े कार्य किया करते थे, सूर्य को भी आपने निगल लिया था, और भी बहुत बड़े बड़े कार्य किए थे आपने। तो उनकी शक्तियों को याद करवाते हैं, यानी कि उनको उत्तेजित करते हैं। और जब वो उत्तेजित हो जाते हैं तो वो अपना कार्य खुद ब खुद कर लेते हैं और समुद्र को लांग करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो एंजाइम है, तो ये जो वानरी सेना है जो हनुमान जी को उत्तेजित कर रही है, तो यही वानरी सेना क्या कहलाएगी, एंजाइम कहलाएगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंजाइम, जो यहाँ पे वानरी सेना है। तो उम्मीद करते हैं अब तो समझ में आ ही गया होगा। तो दो प्रमुख एंजाइम व उसके कार्य इस प्रकार के हैं। नंबर 1 ट्रिप्सिन और नंबर 2 पे एमाइलोप्सिन।
तो ट्रिप्सिन क्या होता है, यह अपचय प्रोटीन और पेप्टोन्स पर क्रिया करके उनको अमीनो अम्ल में चेंज कर देता है। और एमाइलोप्सिन क्या होता है, ये विभिन्न प्रकार की शर्कराओं और मंड यानी कि स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। किसमें चेंज कर देता है, ग्लूकोज में चेंज कर देता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है विटामिन की परिभाषा लिखिए, यानी हमें विटामिन की परिभाषा बताना है। और जल में घुलनशील दो विटामिनों के बारे में भी लिखिए, ये भी बताना है। या फिर क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन के प्रकार लिखिए तथा उनके नामों का भी उल्लेख कीजिए। नंबर 3 क्वेश्चन, विटामिन क्या होते हैं, इसके प्रमुख प्रकार तथा मानव जीवन में उनके महत्व का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, ये बताना है। तो कुल मिलाकर हमें विटामिन के बारे में बताना है, उसके प्रकार के बारे में बताना है, यही सब बताना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो हम लोग लिखेंगे हेडिंग विटामिन्स, और फिर उसमें लिखेंगे कि ये जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, यानी विटामिन क्या है, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर को क्या करते हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे कि हमारा जैसे भारत है, तो भारत के बॉर्डर पे कौन है, सैनिक मौजूद हैं। तो सैनिक क्या करते हैं, ये हमें रक्षा प्रदान करते हैं। तो यही मान लीजिए कि भारत के जगह पे मान लीजिए कि आपका शरीर है, और ये सैनिक क्या है, विटामिन है। तो जिस तरीके से बॉर्डर पे सैनिक कार्य करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, उसी हिसाब से हमारे शरीर के लिए विटामिन है। तो ये जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर को क्या करते हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, यानी कि डिफेंस का काम समझ लीजिए आप, ये करते हैं। तो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, और इनकी कमी से अपूर्णता रोग होते हैं। इन्हें वृद्धि कारक यानी ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए, जो ये विटामिन होते हैं, ये हमें ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं, यानी कि हमें ऊर्जा इनसे नहीं मिलती है। तो हमें इनसे मिलता क्या है, ये हमारे न्यूट्रिशन को, कहने का मतलब ये हमारी जो प्रोटेक्शन की, जो मतलब रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसको बढ़ाते हैं, ताकि क्या हो कि रोग जो भी हैं वो हमारे शरीर में एंटर ना कर पाएं। और अगर मान लीजिए कोई रोग इंटर करता भी है, तो उससे लड़ने की जो क्षमता है वो विटामिन से ही मिलती है। और इसी के कारण ही ग्रोथ भी होता है। तो हम इसे ग्रोथ फैक्टर भी बोल सकते हैं, और ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली भी है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, बी और विटामिन सी। और वसा में घुलनशील कौन सी है, इनको छोड़ करके ए बी सी हो गया है। तो ए डी ई और विटामिन के, ये वसा में घुलनशील है, और बी और सी जल में घुलनशील है। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, इस पे आधारित एक वीडियो हो चुका है जिसमें हमने बताया है कि हम लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए, जैसे बीवी और साले को उठा करके जल में फेंक दो, ये ट्रिक है। यानी बीवी से हो गया विटामिन बी, और साले से हो गया विटामिन सी, इनको उठा कर जल में फेंक दो, यानी जल में ये घुलनशील है, बाकी सब जो बचा वो वसा में घुलनशील है। अब मानव जीवन में इसका महत्व क्या है, अगर इसकी बात करें तो हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं कि विटामिन मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये मानव जीवन के लिए वृद्धि कारक यानी कि ग्रोथ फैक्टर है, और ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो कि हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। और अगर शरीर में रोग इंटर कर जाते हैं, तो वो उनसे हमारे शरीर को बचाती है। तो बस ऐसे लिख देंगे हम लोग इसको, यानी अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में रोगों का आना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करें कि निम्नलिखित विटामिन्स के स्रोत एवं उनकी कमी से होने वाले रोगों का हमें वर्णन करना है। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन सी और विटामिन डी के बारे में हमें यहाँ बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये है विटामिन ए।
तो विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? गाजर से मिलता है, हरी सब्जियों से मिलता है, मछली के तेल से और अंडे इत्यादि से मिलता है। और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है और शारीरिक वृद्धि व भार में कमी आ जाती है। और जो कार्निया और कार्निया यानी जो आँख आँख में होता है तथा त्वचा की कोशिकाओं का सल्कीभवन आदि, ये सब होता है इसकी कमी से। विटामिन बी1 की बात करें तो अनाज और फल और मांस व अंडे में पाया जाता है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। सी की बात करें विटामिन सी की, तो ये आंवला, संतरा, नींबू आदि में पाया जाता है, यानी कि जितने भी खट्टे चीज होते हैं उनमें ये पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग और मसूड़ों से रुधिर का आना यानी रक्त का आना और शरीर के भार में कमी, ये सब रोग होता है। अब विटामिन डी की बात करें तो डी कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स होता है सूर्य का प्रकाश। और मक्खन, दूध, मछली का तेल, इन सभी से विटामिन डी मिलता है। और इसकी कमी से सूखा रोग, आष्टी यानी कि ओमाइलेसिया आदि ये रोग होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है पाचक रस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि पाचक रस क्या होते हैं? पाचन में सहायता करते हैं। पाचक रस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और मनुष्य में पाए जाने वाले पाचक रसों के कार्यों का वर्णन कीजिए। पित्त रस क्या होता है? यह कहाँ बनता है? इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं? इसको बताना है। यह पित्त रस क्या होता है? यह रस कहाँ स्रावित होता है और एकत्र कहाँ होता है? इसको बताना है। यकृत तथा अग्नाशय द्वारा स्रावित पदार्थों की पाचन क्रिया में उपयोगिता समझाइए। या फिर पूछ लेगा क्वेश्चन, अग्नाशय द्वारा स्रावित दो पाचक एंजाइमों के नाम लिखिए तथा कार्य बताइए। तो अपनी आवश्यकता के हिसाब से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। और तो और इस क्वेश्चन में और भी कई टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे बाकी सभी का आंसर एक ही है। पूछ लेगा कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है ये बताना है। या लार में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है उसका नाम लिखना है और उसके कार्य को बताना है। तो आइए आंसर पे चलते हैं। देखिए, पाचक रस भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पाचक रस निम्न प्रकार के होते हैं। तो पाचक रस क्या करते हैं? पाचन में सहायता करते हैं और कीटाणुओं को भी मारते हैं जो हानिकारक होते हैं। अब इसमें देखिए, लार हो गया, जठर रस हो गया, पित्त रस हो गया या अग्नाशयिक रस हो गया, तो ये सब क्या करते हैं? और ये आंत रस हो गया, ये सब क्या करते हैं? ये पाचन में सहायता करते हैं, भोजन को पचाने में सहायक हैं ये। तो आइए हम लोग लार से शुरू करते हैं, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है पाचन। तो मुंह में जो लार बनता है वहीं से पाचन की क्रिया स्टार्ट होती है। तो लार भोजन को निगलने में सहायक होती है तथा कार्बोहाइड्रेट को पचाने में भी भाग लेती है। लार में उपस्थित टायलिन नामक एंजाइम मंड को शर्करा में बदल देता है, यानी कि स्टार्च को किस में बदल देता है? शर्करा में बदल देता है। नंबर 2 पे है जठर रस। ये कहाँ पे होता है? ये अमाशय में पाया जाता है। तो अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं और उसमें फिर क्या होता है? जठर रस निकलता है उससे। तो जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है तथा जठर रस में HCl, पेप्सिन तथा रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। HCl क्या करता है? यह भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है और भोजन के कठोर कणों को गला देता है। और पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन पर कार्यशील है तथा प्रोटीन को पेप्टोन तथा पेप्टाइड में बदल देता है। रेनिन क्या करता है? रेनिन दूध का पाचन करता है। तो नंबर 3 पे देखते हैं, पित्त रस तथा अग्नाशयिक रस क्या होता है? तो ग्रहणी में अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयिक रस तथा यकृत से निकलने वाला पित्त रस आकर मिलते हैं, यानी कि जो पित्ताशय से पित्त रस आया
और ये जो अग्नाशय से अग्नाशयी रस आया, ये आकर के मिल जाते हैं। तो कहाँ आते हैं? ये दोनों ही छोटी आंत में आते हैं। पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता, यानी कि पित्तरस में क्या होता है? कोई भी एंजाइम नहीं होता है, फिर भी भोजन के पाचन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्यों महत्वपूर्ण भूमिका है? क्योंकि ये भोजन के माध्यम को अम्लीय से बदल करके क्षारीय में कर देता है, जिससे कि छोटी आंत क्या करती है? वो क्षारीय में ही भोजन को पचाती है, तो उसको क्षारीय माध्यम मिल जाता है, तो वो भोजन को आसानी से पचा देता है। अब अग्नाशयिक रस में पाए जाने वाले सभी एंजाइम क्षारीय माध्यम में ही सक्रिय होते हैं, ठीक ना? यानी अग्नाशय से जो भी एंजाइम निकलते हैं उनको क्षारीय माध्यम चाहिए होता है, तो वो ये क्षारीय में बदलने का काम कौन करता है? वसा। अब यहाँ पर कायम में अग्नाशयिक कायम क्या होता है? जो भोजन होता है पचने के बाद जो यहाँ पे आया है, ठीक ना? तो जो आमाशय से भोजन निकला है वही क्या है? कायम है। तो यहाँ पर कायम में अग्नाशयिक रस में उपस्थित एंजाइम द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? आइए उसको देख लेते हैं। ट्रिप्सिन की बात करते हैं। तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है यह भोजन की प्रोटीन्स, पेप्टोन्स आदि पर क्रिया करता है और यह अग्नाशयिक रस में ट्रिप्सिनोजन के रूप में होता है तथा क्षारीय माध्यम में सक्रिय होता है। अब लाइपेज की बात करें तो लाइपेज क्या होता है? यह भोजन की वसा प्रक्रिया कर उसे वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। वसा किस में चेंज होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। और एमाइलेप्सिन या फिर ये क्या है? एमाइलॉप्सिन है। और या फिर हम बात करें एमाइलथेज की, तो एमाइथेज की बात करें या फिर एमाइलॉप्सिन की बात करें, तो यह क्या करते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स पर क्रिया करते हैं और फिर कार्बोहाइड्रेट पे क्रिया करके उनको माल्टोज और अन्य शर्कराओं में चेंज कर देते हैं। तो नंबर 4 पे बात करें आंतरस की, तो आंतरस क्या होते हैं? तो हमारे आंत से ये निकलते हैं, तो इनको आंतरस बोला जाता है। तो इसमें उपस्थित एंजाइम अधपचे भोजन पर क्रिया करते हैं और आंतरस में उपस्थित निम्नलिखित एंजाइम अधपचे भोजन पर क्रिया करते हैं। ये तो वही बात हो गई। तो आंतरस क्या करते हैं? ये अधपचे भोजन पर क्रिया करते हैं और इसमें से देखिए क्या क्या निकलता है? सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज और इरेप्सिन। तो सुक्रेज क्या करता है? यह शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। लैक्टेज क्या करता है? लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। इरेप्सिन क्या करता है? यह शेष प्रोटीन तथा उसके अवयवों को अमीनो अम्ल में बदल देता है। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल में चेंज कर देता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि आक्षी और अनाक्षी श्वसन में क्या अंतर है, उसको हमें बताना है। या वायवीय या अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? दोनों का मतलब वही है। आक्षी का मतलब क्या? वायवीय श्वसन। और अनाक्षी का मतलब क्या? अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या होता है या फिर आक्षी क्या होता है? जिसमें ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता हो। और अवायवीय या अनाक्षी श्वसन क्या होता है? ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता न हो। तो इन दोनों में अंतर बारी बारी से हम लोग देखेंगे। एक साइड लिख लेंगे वायवीय श्वसन और एक साइड लिख लेंगे अवायवीय श्वसन। तो ये अवायवीय हो गया और ये वायवीय। तो देखिए नंबर 1 पे चलते हैं, वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तथा इसमें ऑक्सीजन उपमुक्त होता है। और अवायवीय श्वसन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। यानी कि वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अवायवीय के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 2 अंतर देख लेते हैं क्या होता है। तो वायवीय श्वसन में क्या होता है? इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, लेकिन अवायवीय में क्या होता है? इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं होता है। नंबर 3 देखते हैं, वायवीय श्वसन में क्या होता है? इसमें CO2 गैस तथा जल अंतिम उत्पाद बनते हैं।
यानी कि क्रिया होने के बाद क्या होता है, CO2 और जल अंतिम उत्पाद बनते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद बनते हैं, किसमें, अवायवीय श्वसन में। नंबर 4 अंतर देखें तो वायवीय में क्या होता है, उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और लेकिन अवायवीय में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नंबर 5 देखें, वायवीय में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया तथा साइटोप्लाज्म में होता है, यानी कि ऑक्सी श्वसन जो होता है वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में होता है। और ये क्या होता है, यह केवल साइटोप्लाज्म में होता है। और इसमें क्या होता है, 38 एटीपी अणु मुक्त होते हैं, यानी कि जब ऑक्सी श्वसन होता है तो ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से 38 एटीपी अणु मुक्त होता है, लेकिन इसमें अवायवीय में केवल 2 एटीपी अणु ही मुक्त होता है। और देखिए, अवायवीय श्वसन क्रिया किसमें होती है, यीस्ट आदि कवक तथा अनेक जीवाणुओं में होती है, यानी कि अवायवीय श्वसन बहुत ही कम विकसित जीवों में होती है। और मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल बनता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी अगर रहती है तो शरीर में क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, और शरीर में थकावट महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में क्या अंतर होता है, इसको हमें लिखना है। तो हम एक साइड लिख लेंगे श्वासोच्छ्वास और दूसरे साइड लिख लेंगे श्वसन। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं श्वासोच्छ्वास में, यह एक भौतिक क्रिया है, इसमें शरीर ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बहिक्षेपण करता है, यानी कि जैसे हम लोग ऑक्सीजन को लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिए, तो ये क्या हो गया, श्वासोच्छ्वास हो गया। लेकिन श्वसन इससे अलग है। श्वसन क्या है, यह जैव रासायनिक क्रिया है, यानी श्वासोच्छ्वास क्या है, भौतिक क्रिया है, लेकिन श्वसन क्या है, यह जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा मुक्त होती है। नंबर 2 की बात करें तो यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। श्वासोच्छ्वास कहाँ होता है, कोशिका के बाहर, ऑक्सीजन लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए। लेकिन श्वसन क्या होता है, ये कोशिकाओं के अंदर होता है। नंबर 3 अंतर देख लें, इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कि यह भौतिक क्रिया होती है श्वासोच्छ्वास, इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन श्वसन में एंजाइम की आवश्यकता होती है। नंबर 4 अंतर देख लें, इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन श्वसन में क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। नंबर 5 देखें, इसमें श्वसन अंगों की आवश्यकता नहीं होती है, ऑक्सीजन को ग्रहण किए, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिए, श्वसन अंगों की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इसमें श्वसन में इसमें श्वसन अंगों की आवश्यकता होती है, इसमें श्वसन के लिए श्वसन अंग चाहिए ही चाहिए। तो ये छोटा सा अंतर था। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि श्वसन और दहन में क्या अंतर है। अब हमें बताना है कि श्वसन और दहन में अंतर क्या है। अभी तक हमने देखा श्वासोच्छ्वास और श्वसन में क्या अंतर था, लेकिन अब हम लोग देखने वाले हैं कि श्वसन और दहन में क्या अंतर है। तो आइए देखते हैं क्या अंतर है, या फिर क्वेश्चन पूछ लेगा श्वसन और दहन में कोई 4 अंतर बताइए। तो आइए बताते हैं। तो देखिए, श्वसन जो होता है यह जैविक नियंत्रण में होने वाली विशेष ऑक्सीकरण क्रिया है, यानी श्वसन क्या है, ये जीवों के जैविक नियंत्रण जो होता है उसमें होने वाली विशेष ऑक्सीकरण क्रिया है। जैसे हम लोग श्वसन करते हैं जब, तो ऑक्सीजन शरीर में जाता है, फिर वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन उसको ले जाता है, ब्लड में ले जाता है, फिर वहां से वो ब्लड की कोशिकाओं में जाता है, फिर वहां से ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये क्या है, श्वसन है। दहन क्या है, यह अनियंत्रित ऑक्सीकरण की क्रिया है, यानी ये क्या है, जैविक नियंत्रण में होने वाली ऑक्सीजन की क्रिया है, लेकिन दहन क्या है, ये अनियंत्रित ऑक्सीकरण की क्रिया है। अब श्वसन में क्या होता है, इसमें अधिकांश विमोचित ऊर्जा को धीरे धीरे यानी कई स्टेप में
विशेष पदार्थ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट अनुबंधित किया जाता है, यानी ये एडीपी की वजह से होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें संपूर्ण निर्मुक्त ऊर्जा प्रकाश एवं ऊष्मा के परिणत होकर एक ही चरण में विकिरित होती है, यानी कि संपूर्ण जो ऊर्जा होती है वो हीट और लाइट में आ जाती है। नंबर 3 अंतर देखते हैं। इसमें एडीपी से एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु बनते हैं, यानी एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट मिलाकर के क्या बनता है, एटीपी बनता है, जिसमें विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा संचित होती है, अतः ये ऊर्जा सिक्के कहलाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इस प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं होती है। संपूर्ण ऊर्जा बहुत कम समय के लिए विकिरित होती है, यानी कि बहुत ही कम समय के लिए ये बनती है। नंबर 4 देखें तो श्वसन में क्या होता है, यह क्रिया सामान्य ताप पर यानी कि 25 डिग्री से 45 डिग्री पर होती है। लेकिन दहन की क्रिया कब होती है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होती है। नंबर 5 देखें तो यह क्रिया एंजाइम्स की सहायता से होती है, यानी कि श्वसन किसकी सहायता से होती है, एंजाइम की सहायता से। लेकिन दहन में एंजाइम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बेसिक सा अंतर था दहन में और श्वसन में। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अति लघुत्तरी प्रश्न के साथ में ही क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। बाकी इससे संबंधित मॉडल पेपर और भी अन्य भी बहुत कुछ मटेरियल लेके आने वाले हैं हम लोग, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और अभी उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अभी आप इसको पूरा सभी क्वेश्चन को अच्छे से डीपली से अध्ययन करिए। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम लोग साइंस या मैथ का वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।